प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम वोकेशनल कोर्स जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग कक्षा सेकंड ईयर की इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। जब आपकी आंतरिक और बाह्य परीक्षाएं होंगी तो आपसे कौन से प्रश्न पूछे जा सकेंगे और आपकी तरफ से उनके उत्तर क्या होने चाहिए, यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप समझ पाएंगे। बहुत अच्छे उत्तर देंगे और आपको वोकेशनल कोर्स जैविक खेती में आउटस्टैंडिंग ग्रेड मिलेगी। वीडियो को देखते जाइए और समझते जाइए। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जैविक खेती क्या होती है, तो हम कहेंगे कि जैविक खेती प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने वाली खेती की एक पद्धति है। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि जैविक खादों और जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। जैविक खाद और जैविक कीटनाशक क्या है, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। और समझते हैं कि जैविक खेती क्या है। ऐसा पूछे जाने पर हम और क्या जवाब दे सकते हैं। जैविक खेती प्रकृति के साथ सामंजस्य में की जाने वाली प्राचीन कृषि पद्धति है। आप ऐसा भी बताइए कि इसका उद्भव, इसका जन्म भारत में ही हुआ है। हमारे देश में यह प्राचीन काल से चली आ रही है और भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। जैविक खेती प्रकृति के साथ सामंजस्य से की जाने वाली प्राचीन कृषि पद्धति है। हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम यह कृषि की पद्धति है, ऐसा भी बता सकते हैं। जैविक खेती की विशेषताएं पूछे जाने पर आप कहेंगे कि ये ऐसी खेती होती है जो रसायन मुक्त खेती होती है। इसमें हम रासायनिक खाद का, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं। चक्रीय प्रणाली पर आधारित होती है। पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण प्राकृतिक रूप से होता है। फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है। ऐसी स्थिति में धरती में स्वयं ही पोषक तत्व निर्मित होते रहते हैं और अलग से रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैविक नियंत्रण, फसलों में लगने वाले कीटों को नियंत्रण करने के लिए ऐसे शत्रु कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग किया जाता है, जैसे पक्षियों आदि का। इसमें जैव विविधता को प्रोत्साहन मिलता है। फसल चक्र और मिश्रित खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। सरल भाषा में अपन कहेंगे कि जैविक खेती की कुछ विशेषताएं होती है सर। यह एक रसायन मुक्त खेती होती है। इसमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं सर। इसमें फसल चक्र प्रणाली को अपनाते हैं। फसल को कीटों से बचाने के लिए उन कीटों के जो शत्रु होते हैं उन्हीं का उपयोग करते हैं। इसमें फसल चक्र के सिद्धांत का पालन करते हैं, अर्थात फसलों को बदल बदल कर बोते हैं। और मिश्रित खेती का भी हम उपयोग करते हैं, अर्थात एक ही साथ एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें बोते हैं, जिससे मिश्रित खेती उसके अंदर हो जाती है। जैविक खेती के लाभ क्या हैं, ऐसा पूछने पर आप बहुत अच्छा उत्तर दे सकते हैं कि सर जैविक खेती बहुत लाभदायक है। इससे कई लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व बड़ी मात्रा में होते हैं जो हमें पोषण प्रदान करते हैं। और सर चूँकि इसमें रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये रसायन मुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं। रसायन का अधिक उपयोग करने से वो जहरीले होते हैं, कई बीमारियों का कारण बनते हैं। लेकिन जैविक खेती चूँकि रसायन मुक्त खेती है, इसलिए हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। पर्यावरण के लिए भी यह बहुत लाभदायक है। पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। जैव विविधता को संरक्षण मिलता है, यानी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु वनस्पति सब हमारी प्रकृति में रहते हैं। और सर बहुत अच्छी बात है कि यह हमारी जो मिट्टी है जिसमें हम खेती करते हैं, मिट्टी या मृदा के स्वास्थ्य में सुधार आता है। हमारी मृदा प्राकृतिक तौर पर उपजाऊ बनी रहती है और उसका उपजाऊपन बढ़ता है। और सर इसका किसानों को आर्थिक लाभ भी है। जब हम जैविक खेती करते हैं तो इसकी लागत में कमी आती है सर, क्योंकि हमको रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक नहीं खरीदना पड़ता है। साथ ही साथ किसानों को इस तरह से भी लाभ होता है सर कि जैविक खेती से प्राप्त होने वाली फसल का जो मूल्य होता है उन्हें ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा मूल्य मिलने से उनकी बचत बढ़ती है।
जैविक खेती से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। ऐसा उत्तर भी आप दे सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और दिमाग में बैठाइए। अगर वो पूछते हैं कि रासायनिक खेती क्या होती है, तो हम कहेंगे कि कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके जो खेती की जाती है उसे हम रासायनिक खेती कहते हैं। रासायनिक खेती क्यों अपनाते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो जब हम रासायनिक खेती करते हैं और खाद और आदि डालते हैं तो उत्पादन बढ़ता है। किसानों को अच्छा लगता है कि उत्पादन ज़्यादा आ रहा है। श्रम भी इसमें कम लगता है। एकल फसल प्रणाली पर सामान्यतः आधारित होती है और इसमें जो उर्वरक, बीज आदि बनाए जाते हैं वो वैज्ञानिक शोध और तकनीकी से तैयार किए जाते हैं। सरल भाषा में अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग करके की जाने वाली खेती को हम रासायनिक खेती कहते हैं। विद्यार्थी साथियों, रासायनिक खेती का जो चलन है वह 1970 के दशक में बढ़ा। 1970 का दशक यानी 1961 से प्रारंभ होकर 1970 तक चलने वाले 10 साल की अवधि को हम 1970 का दशक कहते हैं। इस दशक की शुरुआत में भारत में अनाज का उत्पादन बहुत कम होता था। हम अपनी खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते थे, विदेशों से बुलाना पड़ता था। अमेरिका जैसे देश हमको खराब खाद्यान्न देते थे, बहुत शर्तें भी लगाते थे। और उसी समय इस समस्या का समाधान करने के लिए हरित क्रांति प्रारंभ हुई 1966 और 67 में। हरित क्रांति का उद्देश्य था कि हम फसलों का उत्पादन बढ़ाएं। और जब हरित क्रांति शुरू हुई तो उसमें रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा। शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि रासायनिक खाद का, रासायनिक कीटनाशक का निरंतर उपयोग कितना खतरनाक है। यह हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को दीर्घकाल में एकदम समाप्त करके बंजर बना देते हैं। जो फसल प्राप्त होती है वो जहरीली होती है, कैंसर जैसी बीमारी का वो कारण बनती है साथियों। इसके अलावा भी कई बीमारियां होती हैं। फसलों में स्वाद भी नहीं होता। इसलिए धीरे धीरे अब रासायनिक खेती के विरुद्ध एक वातावरण बनता चला जा रहा है। लेकिन फसलें तो चाहिए ना, खेती तो हमको करना ही होगा। तो उसका विकल्प क्या हो? तो बोले जैविक खेती होगी। जैविक खाद के माध्यम से, जैविक कीटनाशकों के माध्यम से भी हम बहुत अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं और यह सब चीज़ें धीरे धीरे प्रमाणित भी होती जा रही है। ऐसा कुछ हम बताएंगे। पूछा जाए कि क्यों जैविक खेती बढ़ रही है, तो हम जैविक खेती के लाभ के साथ साथ ये भी बताएंगे कि चूंकि रासायनिक खेती की कई हानियां हैं, उनसे बचने के लिए जैविक खेती चाहिए। या हमसे पूछे कि रासायनिक खेतियों की क्या हानियां होती है, तो हम बता देंगे कि इससे प्रदूषण फैलता है, जल प्रदूषण विशेष करके फैलता है। रासायनिक अवशेष यानी जो खाद वगैरह हम डालते हैं और जो हिस्सा बच जाता है वो हमारी धरती के जल को, जिसको हम भूजल कह सकते हैं, और नदियों को प्रदूषित करते हैं। केवल जल प्रदूषण ही नहीं साथियों, इससे वायु प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है। स्वास्थ्य के लिए समस्याएं होती हैं। हमें कई प्रकार की बीमारियां इससे होती है। कीटनाशकों के जो बचे हुए हिस्से रह जाते हैं वो फलों के साथ, सब्जियों के साथ, अन्य खाद्यान्नों के साथ हम उसका उपभोग कर लेते हैं यानी खा लेते हैं। इसके कारण कई बीमारियां होती हैं। मृदा क्षरण की समस्या होती है। लंबे समय तक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। जैव विविधता को हानि होती है साथियों। बार बार जैव विविधता शब्द आ रहा है। सरल भाषा में जैव विविधता का अर्थ होता है हमारी पृथ्वी पर जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां, विविधता उनमें होना। और इसी तरह से पेड़ पौधे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जितने प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, जितने प्रकार के जीव जंतु होंगे, वो सब जैव विविधता को बनाएंगे। यदि हम कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो कई सूक्ष्म कीट और जीव नष्ट हो जाएंगे, उनकी प्रजातियां समाप्त हो जाएगी। तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान हमारी प्राकृतिक व्यवस्था को होगा। तो सरल भाषा में कहेंगे कि रासायनिक खेती की कई हानियां हैं। यह प्रदूषण फैलाती है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न करती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करती है और जैव विविधता को हानि पहुंचाती है। उसके बाद भी तो रासायनिक खेती हो रही है, क्या इसके कुछ लाभ भी हैं? ऐसा पूछे जाने पर कहेंगे सर, सिक्के के दो पहलू होते हैं। रासायनिक खेती के कुछ लाभ भी होते हैं जो किसानों को प्राप्त होते हैं। जैसे जब आप रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है।
जिससे किसान को फायदा होता है। साथ ही साथ कम समय में फसल उत्पादित हो जाती है रासायनिक खादों से, और कीट नियंत्रण रासायनिक कीटनाशकों के माध्यम से प्रभावी ढंग से होता है और बड़ी मात्रा में कीट समाप्त हो जाते हैं। श्रम का बचत होता है, इसमें मशीनों का उपयोग करते हैं जिससे श्रम का बचत होता है। सरल भाषा में कहेंगे, रासायनिक खेती करने से उत्पादन बढ़ता है, कम समय लगता है, कीटों का नियंत्रण भी हम प्रभावी ढंग से करके फसलों को कीटों से बचा लेते हैं, इसलिए किसान रासायनिक खेती को अपनाते हैं। जैविक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर है, ऐसा पूछे तो आप बताएंगे कि जैविक खेती में हम कंपोस्ट और जैविक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। रासायनिक खेती में हम सिंथेटिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। सिंथेटिक रासायनिक उर्वरक यानी जो कारखानों आदि में बनाए जाते हैं उनको हम सिंथेटिक रासायनिक उर्वरक कहते हैं। जैविक खेती में कीट नियंत्रण के लिए जैविक विधियों का उपयोग करते हैं, जैसे नीम से बने हुए पदार्थ, लहसुन, मिर्ची आदि से बने हुए पदार्थ। जबकि रासायनिक खेती में हम रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। जैविक खेती पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है, रासायनिक खेती पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। जैविक खेती में धीरे धीरे लागत कम होती जाती है, लेकिन रासायनिक खेती में कृषि करने की लागत बहुत बढ़ जाती है। साथियों, याद रखिए, आपकी तैयारी बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए। कितने भी स्तरीय बाह्य परीक्षक या आंतरिक परीक्षक हों और कैसे भी प्रश्न पूछे, आपको निसंकोच बिना डर के आपको उनके उत्तर देना चाहिए। उसमें ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। दोस्तों, कुछ दिन मेहनत के होते हैं, आप मेहनत कीजिए, सुनिए और इन पॉइंट्स को नोट भी कीजिए। आप नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप कहिएगा कि मोटे अनाज होते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी आदि मोटे अनाज होते हैं। आजकल बच्चों, मोटे अनाज को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, जागरूकता बढ़ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि मोटे अनाज मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोटे अनाज क्यों खाते हैं? स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, पोषक तत्व होते हैं उसमें। कौन कौन से होते हैं? तो ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी आदि होते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि ये कम सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर भी तैयार हो जाते हैं। इनको खाद आदि की भी आवश्यकता कम पड़ती है, कीटनाशकों की आवश्यकता कम पड़ती है। ज्वार भारत का प्रमुख मोटा अनाज है और ये सूखा प्रतिरोधी फसल है, यानी कम बारिश में भी हो जाती है। बाजरा पोषक तत्वों से भरपूर है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में विशेष करके उगाया जाता है। राजस्थान बाजरा उत्पादन के लिए विशेष प्रसिद्ध है, हमारे मध्य प्रदेश में भी होता है। रागी की अगर अपन बात करें तो इसमें कैल्शियम बहुत होता है और दक्षिण भारत में यह अधिक लोकप्रिय है। कंगनी की अगर हम बात करें, फोक्सटेल मिलेट की, तो कम पानी की आवश्यकता होती है और इसके अंदर विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है। तो मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए उपयोगी अनाज है, सस्ता मिलता है, आसानी से तैयार हो जाता है, इसलिए इसका चलन बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो पहले भी होता था। यह स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि फसलों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो एक प्रकार से उसका वर्गीकरण होता है कि 3 भागों में बांट सकते हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। इसका एक प्रकार और होता है कि नकदी फसलें और खाद्यान्न फसलें। पहले हम रबी, खरीफ और जायद के हिसाब से बात कर लेते हैं। रबी की प्रमुख फसलें कौन सी है, ऐसा पूछे तो आप बताइए। गेहूं है, चना, सरसों, जौ, मटर। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो शीत ऋतु में ये बोई जाती है। रबी की फसल समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर में इसको बोते हैं और मार्च अप्रैल में ये तैयार हो जाती है। तो कुछ फसलों को आप याद रखिए। गेहूं के साथ जो बोने वाली फसलें हैं वो सब रबी की फसलें ठंड के समय बोई जाती है। साथियों, ये तो याद होना ही चाहिए जैविक खेती के विद्यार्थी होने के नाते। खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, कब बोई जाती है? तो आप कहिए चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, अरहर, कपास, गन्ना, मूंगफली आदि खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। बारिश के समय बोई जाती है, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि बारिश के दिनों में हम मक्का, कपास आदि बोते हैं। मानसून में उगाई जाती है, यानी बारिश के समय उगाई जाती हैं। बिल्कुल स्पष्टता से आप याद रखिए।
तीसरी होती है जायद की फसलें। ये गर्मी में उगाई जाती है। पानी की मात्रा इन फसलों में यानी जो तैयार होती है उसमें अधिक होती है, 60-65 दिनों में तैयार हो जाती है। जायद की फसलें कौन कौन सी है साथियों? तो आप कहिए तरबूज और खरबूज है, खीरा ककड़ी है आदि। गर्मी की प्रमुख फसल है। रेतीली मिट्टी में अच्छी होती है। आपने अपने गाँव में देखा होगा कि नदी के किनारे बहुत से जो कृषक हैं वो तरबूज खरबूज की खेती करते हैं और रेत लगाते हैं। बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है। खरबूजे की बात करें तो ये भी कम पानी में उग जाता है। खरबूजे में औषधि गुण बहुत अच्छे होते हैं। रेतीली दोमट मिट्टी में ये अच्छा बनता है। तो रबी, खरीफ और जायद की फसलें। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण होता है साथियों नकदी फसलें और खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें वो होती हैं जिनका उपयोग हम मुख्य रूप से भोजन आदि के लिए करते हैं, जैसे गेहूँ है, ज्वार है, मक्का है आदि। नकदी फसलें वो होती हैं जिन्हें हम बेचते हैं और उनसे कुछ और चीज़ें बनती हैं, जैसे कपास है, गन्ना है आदि। आइए अब हम बात करते हैं जैविक खेती के सिद्धांतों की। जैविक खेती के कुल कितने सिद्धांत हैं? तो आप कहिए 4 सिद्धांत हैं जैविक खेती के। देखिए कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य का सिद्धांत, पारिस्थितिकी का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत और देखभाल का सिद्धांत। इन चारों पॉइंट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। कभी कभी आपकी जैविक खेती की परीक्षा लेने के लिए बॉटनी के प्रोफेसर आते हैं जिन्हें इनका बहुत विस्तृत नॉलेज होता है और वो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले तो पॉइंट याद रखिए कि स्वास्थ्य का सिद्धांत, पारिस्थितिकी का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत और देखभाल का सिद्धांत। स्वास्थ्य का सिद्धांत क्या है? जैविक खेती मृदा, पौधों, पशुओं, मनुष्यों और पूरे ग्रह के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने पर काम करती है। पारिस्थितिकी का सिद्धांत क्या है? यह जीवित पारिस्थितिकी प्रणालियों और चक्रों के आधार पर कार्य करती है। हमारा जितना भी इकोलॉजी इकोसिस्टम है उसकी देखभाल होती है, वह सुरक्षित रहता है। निष्पक्षता का सिद्धांत क्या होता है? जितने भी लोग जैविक खेती से संबंधित हैं उन सब के साथ समानता और न्याय सुनिश्चित करना। कौन कौन लोग इसके साथ संबंधित हैं साथियों? इसके साथ किसान हैं, व्यापारी हैं, आप और हम जैसे उपभोक्ता हैं। किसानों को अच्छा मूल्य मिलता है, उनके साथ न्याय होता है। हमारे पर्यावरण में सुधार होता है, पर्यावरण के साथ लाभ होता है। हमें उपभोक्ता के तौर पर अच्छी उपज और पौष्टिक चीज़ें मिलती हैं तो हमारे लिए भी लाभदायक होती है। देखभाल का सिद्धांत वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की ये रक्षा करता है। चारों पॉइंट याद रखिए, स्वास्थ्य का सिद्धांत, पारिस्थितिकी सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत और देखभाल का सिद्धांत। मल्चिंग क्या होता है यह पूछा ही जाता है। इमेज में देखिए साथियों, इमेज में आपको दिखाई दे रही होगी कि एक यहाँ पर इस तरह का बेड बना हुआ है और उस पर आपको एक सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा है और पास में एक ऐसा बेड बना हुआ है जिस पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद चमकदार दिखाई जा रहा है इसी को मल्चिंग कहते हैं। देखिए समझिए मल्चिंग क्या है, ऐसा पूछे जाने पर क्या बोलेंगे? मल्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फसल के आसपास की मिट्टी को किसी आवरण से ढक दिया जाता है। यह आवरण जैविक भी हो सकता है, यानी घास फूस, पत्तियां, भूसा आदि रख दें तो इससे भी मल्चिंग होती है। इसको भी मल्चिंग कहेंगे। जो हमने फसल बोई है उसके आसपास घास फूस रख देंगे, पत्तियां रख देंगे या भूसा जो हमारा है गेहूँ वगैरह का वो रख देंगे। या फिर अजैविक भी हो सकती है, प्लास्टिक शीट, ये बाज़ार में मिल जाती है साथियों। आजकल इसी का चलन ज़्यादा है। इसकी वजह ये है विद्यार्थियों कि इसको उपयोग में लाना सरल होता है और आसानी से इसको लगा दिया जाता है और पूरे समय यह लगी रहती है। अगर हम पत्तों का उपयोग करेंगे, घास फूस का उपयोग करेंगे तो हवा आंधी चलने पर उड़कर पूरे खेत में बिखर सकती है। यह भी पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक तो खतरनाक होती है, फिर इसका उपयोग करते हैं तो क्या है? तो हम कहेंगे कि मल्चिंग बनाने में जिस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है वह पर्यावरण के लिए उतनी खराब नहीं होती है और साथ ही मल्चिंग का जब काम पूरा हो जाता है तो उसे अच्छे से अपघटित कर दिया जाता है, यानी समाप्त कर दिया जाता है। अब आपसे पूछेंगे कि मल्चिंग का क्या फ़ायदा है? तो आप कहना कि मल्चिंग बहुत ही लाभदायक है सर। सबसे बड़ा लाभदायक लाभ तो इसका ये है कि मल्चिंग से मिट्टी की नमी संरक्षित रहती है। यानी जब हम एक बार सिंचाई कर देते हैं और मल्चिंग भी हमने कर रखी है तो मिट्टी बहुत लंबे समय तक नम बनी रहती है।
इससे ये फ़ायदा होता है कि हमको बार बार सिंचाई नहीं करना पड़ती और पानी की कम आवश्यकता होती है। तो क्या कहेंगे, मिट्टी में नमी रहती है, बनी रहती है। सिंचाई के लिए हमें कम पानी का उपयोग करना पड़ता है। दूसरा, मल्चिंग का फ़ायदा है कि इससे खरपतवार नियंत्रित होती है। तो अब आपसे पूछ सकते हैं खरपतवार क्या होता है, तो आप बताइए कि खरपतवार वह अवांछित पौधे हैं जो अपने आप उग आते हैं, और चूंकि खरपतवार उग आने के कारण वो मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। हम जो खाद आदि डालते हैं उसका भी वो बहुत सारा उपयोग कर लेते हैं। तो जो हम फसल बोते हैं उस फसल को पोषक तत्व वगैरह नहीं मिल पाते, इससे फसल अच्छी नहीं होती है। कुल मिलाकर खरपतवार अवांछित पौधे हैं जो हमारी फसल को दुष्प्रभावित करते हैं और उत्पादन कम होता है। उन्हें हमें नियंत्रित करना होता है। तो जब हम मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर खरपतवार नहीं उग पाती है और वो नियंत्रित होती है। तीसरा लाभ होता है मिट्टी का तापमान भी नियंत्रित होता है। चौथा लाभ हम ये भी बता सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो मित्र कीट हैं हमारी फसल के लिए, वो मल्चिंग के कारण पानी में नमी बनी रहती है, तो वो भी न केवल सुरक्षित रहते हैं बल्कि उनमें वृद्धि भी तेजी से होती है। सरल भाषा में मल्चिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम मिट्टी को कवर करते हैं। मल्चिंग से क्या क्या लाभ होते हैं, कम सिंचाई करना पड़ता है, अधिक समय तक नमी बनी रहती है, खरपतवार पर नियंत्रण होता है, तापमान नियंत्रित होता है, सूक्ष्म जीव पनपते हैं जिससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ऐसे 4-5 लाभ बता दीजिए। मल्चिंग पर प्रश्न पूछने की बहुत बहुत संभावना है। और समझा रहे हैं आपको। देखिए, मल्चिंग क्यों की जाती है, तो कहेंगे कि कई उद्देश्य होते हैं या कई लाभ होते हैं। जैसे नमी का संरक्षण करने के लिए, मिट्टी की सतह से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। हमने सिंचाई कर दी है, अगर मल्चिंग नहीं है तो जब सूर्य की किरणें आएंगी तो हमारी जो खेती है उसमें हमने जो पानी दिया है वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा। लेकिन मल्चिंग है तो उसको वाष्पीकृत होने में दिक्कत आएगी और वो वहीं पर बना रहेगा। खरपतवार नियंत्रण, मल्चिंग से खरपतवारों के विकास को हम रोक पाते हैं। तापमान का नियंत्रण मिट्टी के तापमान में उतार चढ़ाव को कम करता है जिससे फसल को पनपने में सुविधा होती है। ये देखिए आ गया जैविक गतिविधि, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। ये ऐसे सूक्ष्म जीवी होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। अब मल्चिंग आपको समझ में आ गई होगी और समझाते। मल्चिंग का लाभ, मिट्टी को संरक्षण प्राप्त होता है, मिट्टी का कटाव रुकता है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है, सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है, पौधों का विकास बेहतर होता है, आर्थिक लाभ भी होता है। हमको खरपतवार की निंदाई नहीं करना पड़ेगी, सिंचाई कम करना पड़ेगी तो लागत घटेगी। तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। अब देखिए खरपतवार क्या होता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, लिखित परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, तो हम और अच्छे से समझा रहे हैं आपको। खरपतवार वे अवांछित पौधे हैं जो हमारी मुख्य फसल के साथ उगाते हैं। अवांछित मतलब जिसको हमने नहीं चाहा है, जिसको हमने नहीं उगाया है। ये क्या करते हैं, फसल से पोषक तत्वों, जल और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी बहुत सारा हिस्सा ये खुद ग्रहण कर लेते हैं, इससे मुख्य फसल को नहीं मिल पाते। प्रभाव क्या होता है, खरपतवार फसल की वृद्धि और उत्पादन को कम करते हैं। इनके कारण फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। कई खरपतवार कीटों और रोगों के लिए आश्रय स्थल भी बन जाते हैं। अनेक कीट वहाँ पर पनप जाते हैं जो मुख्य फसल में पहुँचते हैं, अनेक रोग उनको हो जाते हैं, वो भी मुख्य फसल में पहुँचते हैं। खरपतवार भी आपको समझ में आया होगा। खरपतवार को कैसे नियंत्रित करें, तो देखिए इसकी कई विधियां हैं। जैसे यांत्रिक विधियां, हाथ से निंदाई कर लें, खुरपी या हल से खरपतवारों को निकाल दें। फसल चक्र का सिद्धांत अपनाएं जिससे खरपतवारों का चक्र टूट जाए और खरपतवार न उगे। जैविक नियंत्रण, जैविक खरपतवारनाशी या परभक्षी जीवों का उपयोग करेंगे जिसकी वजह से भी खरपतवार नहीं उगेगा। अग्नि नियंत्रण, सूखे खरपतवारों को जलाकर नष्ट कर देंगे तो उसके बीज नहीं पनपेंगे। ये खरपतवार को नियंत्रित करने के हमारे पास उपाय हैं। अब प्रश्न पूछते हैं कि भारतीय किसान को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो साथियों आप कहिए कि भारतीय किसान अधिकांश संख्या में समस्याग्रस्त रहते हैं। उनको बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, खास करके आर्थिक कठिनाइयाँ उनको ज़्यादा आती हैं। फसल में वो जितनी लागत लगाते हैं उस तुलना में उनको बचत नहीं होती है। साल भर मेहनत करने के बाद भी उनकी आमदनी बहुत कम होती है। अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आकस्मिक आवश्यकता जैसे शादी, ब्याह, बीमारी,
आदि की पूर्ति के लिए उन्हें कर्जा लेना पड़ता है तो वो कर्जे में ही रहते हैं। फसल अच्छी नहीं आती तो कर्जा चुका नहीं पाते तो आत्महत्या करने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं हमारे किसान साथी। किसानों के बारे में एक वाक्य कहा जाता है बच्चों कि भारत का किसान ऋण में पैदा होता है, ऋण में ही पलता है और ऋण में मर जाता है। वही ऋण आगामी पीढ़ी के लिए छोड़ जाता है। आइए कुछ पॉइंट्स में देखते हैं। भारतीय किसानों की समस्या ये है कि मौसम पर निर्भर होते हैं, वर्षा अनियमित होती है, जलवायु परिवर्तित हो जाती है तो फसल अच्छी नहीं होती। आर्थिक समस्या आती है, आमदनी कम होती है। जब उनकी फसल पककर तैयार होती है दोस्तों तो बाजार में फसलों का मूल्य एकदम से गिर जाता है, ऋण का बोझ उन पर होता है। नीतिगत समस्याएं आती हैं, कई बार सरकार का समर्थन मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। सरकार बहुत अच्छी योजनाएं बनाती हैं तो उनकी जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच पाती। तकनीकी कमी भी होती है, बहुत सारे कृषक अशिक्षित या कम शिक्षित होते हैं। निर्धनता भी होती है, इसलिए आधुनिक कृषि उपकरणों तक उनकी पहुंच सीमित होती है। ऐसा आप बता देंगे। मृदा का क्या अर्थ है तो हम कहेंगे पृथ्वी की ऊपरी परत मृदा कहलाती है जो पौधों की वृद्धि का माध्यम बनती है। मृदा पृथ्वी की ऐसी ऊपरी परत होती है जिसमें खनिज और जैविक पदार्थ होते हैं, साथ ही साथ सूक्ष्म जीवों का आवास भी होता है। सरल भाषा में बोलना हो तो देखिए हमने एक लाइन में आपके लिए प्रस्तुत किया है कि मृदा पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत है, चट्टानों के टूटने और जैविक पदार्थों के विघटन से बनती है। मृदा पौधों को पोषण और आधार प्रदान करती है। बस ये 2 लाइन अच्छे से याद कर लीजिए। बच्चों आपके 7 प्रैक्टिकल मृदा पर आधारित है, अतः यह प्रश्न तो आपसे पूछा ही जाएगा कि मृदा क्या है, तो आप जवाब दीजिए। पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत होती है सर। ये कैसे बनती है तो चट्टानों के टूटने और जैविक पदार्थों के विघटन से बनती है। क्या काम करती है तो मृदा जो है वो पौधों को पोषण और आधार प्रदान करती है। मिट्टी में ही पौधे हमारे तैयार होते हैं और मिट्टी से ही पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। ऐसा जवाब दे दीजिए साथियों। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है तो आप बताइए। 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। 8 प्रकार की मिट्टियों के आप नाम भी याद रखिए। आपसे पूछे कि कुछ मिट्टियाँ बताइए और उनमें कौन सी फसल होती वो भी बताइए, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, दलदली मिट्टी। ऐसे आपको नाम एकदम याद होना चाहिए साथियों। याद कर लो तो ज़रा फटाफट कागज पर लिख लो। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। अब काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है तो आप कहिए कई फसलें इसमें उगाई जाती है, लेकिन कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। दूसरी फसलें भी उगा लेते हैं हम इसमें। लाल पीली मिट्टी अधिकांश भारत में पाई जाती है, तुलनात्मक रूप से कम उपजाऊ होती है, लेकिन कई फसलें इसमें भी हम प्राप्त कर पाते हैं जैसे गेहूँ है, चना है आदि। जलोढ़ मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है। साथियों इसका नाम जलोढ़ मिट्टी इसलिए रखा गया है कि जल के साथ लुढ़कते हुए मिट्टी के कण आते हैं और जमा हो जाते हैं, इसलिए इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। रेगुर मिट्टी की क्या विशेषता होती है? यह नमी को अधिक समय तक धारण कर रख सकती हैं और दक्कन के पठार पर पाई जाती है। आगे इसकी हम और बात करेंगे बच्चों। जैसे देखिए काली मिट्टी की फसलें, कपास प्रमुख नकद फसल होती है। सफ़ेद सोना किसको कहते हैं तो कपास को कहते हैं। कौन सी मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है? काली मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है, उसमें सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है कपास। गेहूँ भी काली मिट्टी में उत्पन्न हो सकती है। महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, रबी की प्रमुख फसल है। दालें हम काली मिट्टी में उपजा सकते हैं, तुअर की दाल, चना, मूंग आदि। देखना साथियों जब दालों की हम बुआई करते हैं ना बच्चों, तो इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और मनुष्यों के पोषण का भी ये महत्वपूर्ण स्रोत है। याद रखिएगा काली मिट्टी की फसलें। चलो लाल मिट्टी में कौन सी फसल होगी हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे कि लाल पीली मिट्टी में मूंगफली, बाजरा, ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, काजू, नारियल जैसी फसलें अच्छी होती हैं। ये फसलें कम उपजाऊ मिट्टी में भी पनप जाती है। लाल पीली मिट्टी में ये आसानी से होती है। आपसे पूछे कि बड़वानी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है तो काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी आदि है। नदी घाटी क्षेत्र में, नर्मदा घाटी के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है।
बड़वानी ज़िले में कौन कौन सी फसलें होती हैं तो आप बता दीजिए। कपास, गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, सोयाबीन, पपीता, केले आदि कुछ नाम याद रखिए और फटाक से बोलिए। जलोढ़ मिट्टी की फसलें देखिए, चावल, फल और सब्जियां, गेहूं, गन्ना, जूट आदि जलोढ़ मिट्टी की फसलें हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में चावल प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। चावल को सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है, पूछने पर बताइए। गेहूं के बारे में हम जानते हैं, उत्तर भारत की प्रमुख रबी फसल है। गन्ना उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है खास करके। जूट पश्चिम बंगाल और असम की प्रमुख फसल है। फल और सब्जियां सभी जगह होते हैं। दोमट मिट्टी की फसलें बताइए। एक तो सब्जियां, गाजर, आलू, प्याज, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां दोमट मिट्टी में अच्छी होती है। फल कौन से होते हैं तो सेब, आड़ू, अंगूर, स्ट्रॉबेरी जैसे फल होते हैं। अनाज कौन से होते हैं, गेहूं, मक्का, जौ और ओट्स की खेती होती है। फूल कौन कौन से हो जाते हैं दोमट मिट्टी में, गुलाब, डेजी और कई फूल यहाँ पर हो जाते हैं साथियों। तो आशा है कि ये 3-4 स्लाइड आपके बहुत ज़्यादा ही काम आएगी। आपसे पूछिए कि मृदा नमूनाकरण क्या होता है तो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं कि मृदा नमूनाकरण सरल भाषा में मिट्टी का नमूना लेना है। और मिट्टी का नमूना इसलिए लिया जाता है ताकि हम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में उसकी जांच करवा सकें। जांच इसलिए करवाते हैं कि हमें पता चल पाए कि उसका पीएच मान क्या है, मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। यह भी पता चल जाए कि उनमें कौन से पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हैं, कौन से पोषक तत्व कम हैं। 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, आगे उनकी चर्चा हम आपसे करेंगे। मृदा नमूनाकरण में हम खेत का चयन करते हैं, वहाँ से हम मिट्टी का नमूना लेते हैं, अलग अलग जगह से मिट्टी का नमूना लेते हैं। नमूना लेने की एक व्यवस्थित विधि होती है। नमूना लेने के पश्चात हम उसको प्रयोगशाला में भेजते हैं और वहाँ से हमें पता चल जाता है। देखिए, एक लाइन में समझिए। मृदा नमूनाकरण किसी क्षेत्र की मिट्टी के प्रतिनिधि नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया है। इससे मिट्टी की उर्वरता, पोषक तत्वों की मात्रा और अन्य गुणों का पता चलता है। साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत काम का रहेगा आपके लिए। न केवल प्रैक्टिकल की परीक्षा बल्कि आपकी लिखित परीक्षा के लिए भी उपयोगी रहेगा। एक बार और सुन लीजिए। मृदा नमूनाकरण किसी क्षेत्र की मिट्टी के प्रतिनिधि नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हम मिट्टी की उर्वरता, पोषक तत्वों की मात्रा और अन्य गुणों का पता लगा पाते हैं। मृदा पीएच क्या होता है ऐसा पूछा जाए तो बताइए कि पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है, एक मापक है। इसके माध्यम से हम मिट्टी के अम्लीय और क्षारीय होने का पता लगा पाते हैं। साथियों, यह 0 से 14 तक के पैमाने पर मापा जाता है और इसका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे 7 से कम पीएच मान की जो मिट्टी होती है वो अम्लीय मिट्टी को दर्शाती है। जो 7 पॉइंट होता है वह उदासीन होता है यानी न्यूट्रल, और 7 से अधिक पीएच मान को क्षारीय मिट्टी या क्षारीय हम कहेंगे। अधिकांश फसलों के लिए किस प्रकार का पीएच मान वाली मिट्टी चाहिए तो आप बताइए बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कि 6 से लगाकर 7.5 तक का जो पीएच मान होता है, इस प्रकार की मिट्टी में अधिकांश फसलें अच्छी तरह से उग आती हैं। पीएच का महत्व क्या होता है? पीएच मिट्टी में पोषक तत्वों की घुलनशीलता को प्रभावित करता है। मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की गतिविधि पीएच पर निर्भर करती है। अनुकूल पीएच पौधों की समग्र वृद्धि और विकास को बढ़ाता है। गलत पीएच कुछ खनिजों को विषाक्त स्तर तक बढ़ा सकता है। अब आपसे पूछेंगे कि अम्लीय मिट्टी कौन सी होती है, क्योंकि मृदा पर बहुत सारे आपके प्रैक्टिकल आधारित है, तो बच्चों अच्छे से याद कीजिए। और हाँ, अभी तक आपके अपने करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कंजूसी मत कीजिए, आलसी मत कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। अम्लीय मिट्टी किसको कहेंगे? अम्लीय भूमि वह मिट्टी है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसमें हाइड्रोजन आयनों की अधिकता होती है। अम्लीय भूमि की पहचान होती है कि हाइड्रोजन के आयन अधिक होते हैं और पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय भूमि में क्या होता है? पोषक तत्व की कमी होती है, कम जैविक पदार्थ होते हैं, एल्यूमिनियम विषाक्तता की समस्या हो सकती है। क्यों कोई मिट्टी या भूमि अम्लीय हो जाती है? तो अधिक वर्षा होती है उसका एक कारण, जैविक पदार्थों का अपघटन होने और अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग जब हम करते हैं तो हमारी मिट्टी अम्लीय मिट्टी बन जाती है।
क्या अम्लीय भूमि में कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं? हाँ, बहुत सारी फसलें उगाई जा सकती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, आलू अम्लीय मिट्टी में हम उगा सकते हैं। क्या अम्लीय मिट्टी का उपचार कर सकते हैं, उसको हम अच्छी मिट्टी बना सकते हैं? हाँ जी, बना सकते हैं। कैसे? चूने का प्रयोग, जैविक खाद का प्रयोग और अच्छी फसलों को बोकर हम हमारी मिट्टी को अम्लीयता से मुक्त करा सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड का छिड़काव करेंगे। कंपोस्ट या गोबर खाद हम यूज़ करेंगे। अच्छी फसलों का हम उसके लिए चयन करेंगे। चूँकि जल की मात्रा अधिक होने से मिट्टी अम्लीय होती है, तो हमारे खेत से जल निकासी की व्यवस्था अच्छे से हम करेंगे और अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे। क्षारीय भूमि किसको कहते हैं? तो 7 से अधिक पीएच मान वाली जो भूमि होती है, मिट्टी होती है, उसको हम क्षारीय मिट्टी कहते हैं। क्षारीय मिट्टी में फास्फोरस, लोहा और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व कम होते हैं। क्षारीय मिट्टी कठोर होती है, भारी होती है और इसमें जल निकासी की समस्या होती है। क्षारीय भूमि में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। इसका निर्माण शुष्क जलवायु और कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। जहाँ अधिक वर्षा, अधिक जल होता है तो अम्लीय मिट्टी हो जाती है। कम वर्षा, कम जल होता है तो क्षारीय मिट्टी हो जाती है। ऐसा याद रखिए। क्षारीय भूमि में हम कौन सी फसल उगा सकते हैं? तो जौ, चुकंदर, खजूर जैसी फसलें हम उगा सकते हैं। उदासीन भूमि किसको कहेंगे? उदासीन भूमि वह मिट्टी है जिसका पीएच मान लगभग 7 होता है। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों का संतुलन बना रहता है। विशेषता क्या होता है उदासीन भूमि में? अधिकांश पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के ये मिट्टी अनुकूल होती है, इसलिए बहुत सारे हमारे मित्र कीट इसमें पनपते हैं। बहुत सी फसलों के लिए आदर्श मिट्टी होती है, प्राकृतिक रूप से उपजाऊ होती है। हमें इसके लिए अलग प्रकार के उर्वरकों और खादों का उपयोग नहीं करना पड़ता है। यानी उदासीन भूमि हमारे लिए सबसे अच्छी होती है जिसका पीएच मान लगभग 7 होता है। उदासीन भूमि में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो हम कहेंगे उदासीन भूमि में लगभग सभी फसलें अच्छी उपज देती है। गेहूँ, धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा, सब्जियां, फल आदि सब अच्छे से उग जाते हैं। तो आपसे पूछे कि कौन सी फसल अच्छी होती है, फसल के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? तो उदासीन मिट्टी। मिट्टी का परीक्षण करें। क्या उदासीन भूमि का भी उपचार करना पड़ सकता है? मान लीजिए हमें ऐसी फसलें उगाना है जो क्षारीय मिट्टी में उगती है, तो फिर हमें उसे क्षारीय बनाना पड़ता है। अम्लीय फसलें उगानी है तो अम्लीय बनाना पड़ता है। देखिए क्या क्या करेंगे। वर्तमान पीएच स्तर और अन्य पोषक तत्वों की जांच करेंगे। आवश्यक होने पर अम्लता या क्षारीयता का उसमें समायोजन करेंगे। कंपोस्ट या खाद मिलाकर मिट्टी की संरचना को बनाएंगे और नियमित निगरानी करेंगे। अच्छी फसल के उत्पादन के लिए कितना पीएच मान होना चाहिए? तो देखो साथियों, कुछ मुख्य फसलों के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। जो हमारे बहुत ब्रिलियंट विद्यार्थी हैं, जिनका लक्ष्य कृषि के क्षेत्र में कुछ कर दिखाना है, बच्चों अच्छे से याद करिए। मेरे बेटे बेटियों, जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी क्वालिटी बढ़ती है। मैं बार बार कहता हूँ कि क्वालिटी का महत्व है, क्वांटिटी का नहीं। याद कर डालिए ना, एक बार याद कर देने में क्या फ़र्क पड़ रहा है, जीवन भर आपके काम आएगा। जैसे गेहूं के लिए 6 से 7.5 पीएच मान, धान के लिए 5.5 से 6.5 यानी अम्लीय मिट्टी में अच्छी होती है। मक्का के लिए 5.8 से 7, आलू के लिए 5 से 6.5, टमाटर के लिए 6 से 6.5, मिर्च के लिए 5.5 से 7, गाजर के लिए 6 से 6.8। वो पूछे कि क्या बता सकते हो कि कौन सी फसल के लिए कितना पीएच मान चाहिए? तो बोलना जी सर, मैं कुछ फसलों का नाम लूँगा और बता दूंगा, ऐसा आप बोल सकेंगे। प्रश्न पूछा जाएगा कि मृदा का क्या महत्व है, तो हम बहुत सारा उत्तर दे सकते हैं। मृदा पौधों का आधार होती है। पौधों को खड़े रहने और जड़ों के विकास के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी पोषक तत्वों का स्रोत होती है। पौधों के विकास के लिए आवश्यक खनिज और पोषक तत्व मृदा में प्राप्त होते हैं। मृदा जैविक आवास होती है, यानी सूक्ष्म जीवों और छोटे जीवों के लिए आवास प्रदान करती है, जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। जल संग्रहण मिट्टी में होता है, वर्षा के पानी को संग्रहित करती है और भूजल पुनर्भरण में सहायता करती है। इसलिए मृदा हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। यह स्लाइड काम की है, याद रखिएगा। अब मृदा के प्रमुख भौतिक लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो हम कहेंगे बनावट,
संरचना और जल धारण क्षमता। बनावट में मिट्टी में रेत, गाद और चिकनी मिट्टी के कणों का अनुपात होता है। संरचना में मिट्टी के कणों के समूहन और उसकी व्यवस्था होती है। जल धारण क्षमता मिट्टी की पानी को रोक रखने की क्षमता को जल धारण क्षमता कहते हैं। ये भौतिक लक्षण होते हैं। मिट्टी के कई प्रकार के लक्षण होते हैं, भौतिक लक्षण, रासायनिक लक्षण और जैविक लक्षण। ये आपके प्रैक्टिकल का शीर्षक भी है, आपसे पूछा जाएगा। घनत्व भी भौतिक लक्षण है। मृदा के रासायनिक लक्षण कौन से होते हैं? तो पीएच मान, कैटायन विनिमय क्षमता, जैविक पदार्थ और पोषक तत्व स्तर मृदा के रासायनिक लक्षण होते हैं। पीएच मान से अम्लीयता और क्षारीयता का स्तर पता चलता है। जो कैटायन विनिमय क्षमता होती है वो पोषक तत्वों को बनाकर रखने की क्षमता होती है। जैविक पदार्थ मृत पौधों और जीवों के जो अवशेष होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, यह भी उसके रासायनिक लक्षण में आता है। पोषक तत्व स्तर उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि। मृदा के जैविक लक्षण क्या क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, केचुए, माइकोराइजा आदि मृदा के जैविक लक्षण होते हैं। मिट्टी में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? बैक्टीरिया, फंगाई यानी फंगस, प्रोटोजोआ, नेमाटोड आदि सूक्ष्म जीव होते हैं। बच्चों थोड़ा याद रखने में कठिनाई होगी, खास करके आर्ट्स के स्टूडेंट्स को। बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, नेमाटोड आदि सूक्ष्म जीव होते हैं। केचुए मिट्टी को परतदार बनाते हैं, वातन और जल निकासी में सुधार करते हैं, साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। माइकोराइजा पौधों की जड़ों और कवक के बीच सहजीवी संबंध बनाता है, पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। माइकोराइजा को याद रखिए, आपका एक प्रैक्टिकल भी है। बड़वानी जिले में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी जिले के मध्य भाग में पाई जाती है, कपास और गेहूं की खेती के लिए उपयोगी होती है। जलोढ़ मिट्टी नर्मदा नदी के किनारे पाई जाती है, फल और सब्जियों के लिए उत्तम होती है। दोमट मिट्टी विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है, बहुउद्देशीय कृषि के लिए अच्छी होती है। लाल पीली मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, दाल और मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी की क्या विशेषताएं होती हैं? नदियों द्वारा लाए गए तलछट से बनती है, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। जब हमारी जो नदियां हैं या बारिश का पानी है वो जब बहकर आता है तो उसके साथ ये मिट्टी आती है। क्या क्या होता है इसमें? जलोढ़ मिट्टी में रेत होती है, गाद होती है और मिट्टी का संतुलन होता है। तीनों को मिलाकर ये मिट्टी बनती है, रेत, गाद और मृदा। दोमट प्रकार की ये मिट्टी होती है। उर्वरता की अगर बात करें तो जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है, सबसे उपजाऊ होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। जल धारण क्षमता अच्छी होती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त होती है। लाल पीली मिट्टी की क्या विशेषता होती है? सबसे पहले तो यही पूछा जाए कि इसका रंग लाल या पीला क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल या पीला होता है, याद रखिएगा। संरचना रेतीली से चिकनी, कम नमी इसकी धारण क्षमता होती है, धारण क्षमता कम होती है इसकी। उर्वरता की बात करें तो तुलनात्मक रूप से कम उपजाऊ होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है। भारत की बात करें तो लाल पीली मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय पठार में व्यापक रूप से पाई जाती है। यह पुरानी मिट्टी है जो चट्टानों के अपक्षय से बनती है, सूखे और बरसात दोनों को सहन कर सकती है। काली मिट्टी की क्या विशेषता होती है? जब काली मिट्टी गीली होती है तो यह फूलती है, सूखने पर सिकुड़ती है, दरारें पड़ जाती हैं। उच्च स्तर की जल धारण क्षमता होती है। काली मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है। रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होती है। उर्वरता का क्या स्तर होता है? अत्यधिक उपजाऊ होती है और कपास के लिए बहुत उत्तम होती है। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो निर्माण कैसे होता है? गर्म और आर्द्र जलवायु में चट्टानों के टूटने से बनती है। लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें अधिक होता है। भौतिक स्वरूप इसका लाल भूरे रंग का होता है। कठोर संरचना होती है, उच्च तापमान पर ईंट जैसी कठोर हो जाती है। पोषण स्थिति देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। अम्लीय प्रकृति की ये हमारी मिट्टी होती है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे साथियों, इस बात का विशेष करके ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ें तो मृदा में नमी का क्या अर्थ होता है, इसको अब हम समझ लेते हैं।
मृदा नमी वह जल है जो मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में मौजूद रहता है। पुनः सुन लीजिए, मृदा नमी वह जल है जो मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में मौजूद रहता है। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, पोषक तत्वों के घोल के रूप में काम करता है। मृदा नमी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि ये पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। यह मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायता करती है। कुछ बातें और जानते हैं। मृदा में नमी का क्या महत्व होता है? मिट्टी के पोषक तत्वों को घुलनशील बनाती है, जिससे पोषक तत्व पौधों तक पहुंचते हैं। जल की आपूर्ति करती है, पौधों के जीवन के लिए जल आवश्यक है, वह उसे प्रदान करती है। नमी बनी रहेगी तो सूक्ष्म जीव पनपेंगे, तापमान भी नियंत्रित रहेगा। ये मृदा में नमी के लिए महत्वपूर्ण है। मृदा कण का क्या अर्थ होता है? तो मिट्टी के आधारभूत इकाई को हम मृदा के कण कहते हैं, जिससे मिलकर मिट्टी बनती है। मृदा की संरचना का निर्माण करती है, चट्टानों के अपक्षय और उत्पाद पर आधारित होती है। चलिए सरल भाषा में समझिए। मृदा कण मिट्टी के छोटे छोटे ठोस टुकड़े होते हैं, चट्टानों के अपक्षय से बनते हैं। इनके आकार, आकृति और रासायनिक संरचना में भिन्नता होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है साथियों, याद रखिएगा। मृदा कण के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: बालू, गाद और चिकनी मिट्टी। बालू को हम अंग्रेजी में सैंड कहेंगे, गाद को हम सिल्ट कहेंगे और चिकनी मिट्टी को क्ले कहेंगे। यानी सैंड, सिल्ट और क्ले मृदा के कण होते हैं, याद रखिए। बालू किसको कहेंगे? 2.0 से लगाकर -0.05 मिलीमीटर के बड़े कण होते हैं, नग्न आँखों से दिखाई देते हैं, जल निकासी अच्छी होती है। गाद की अगर अपन बात करें तो 0.05 से 0.002 मिलीमीटर के होते हैं, मध्यम आकार के कण होते हैं, महीन चूर्ण जैसे दिखाई देते हैं। चिकनी मिट्टी की बात करें तो 0.002 से कम तक के जो होते हैं उसको हम चिकनी मिट्टी या क्ले में रखते हैं। बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, पोषक तत्वों को बांधने की इनमें उच्च क्षमता होती है। तो बालू, गाद और चिकनी मिट्टी याद रखिए। सैंड, सिल्ट और क्ले। क्ले का क्या अर्थ होता है? क्ले या चिकनी मिट्टी सबसे छोटे आकार की मिट्टी होती है। भौतिक गुण क्या होते हैं? गीली होने पर चिपचिपी और लचीली हो जाती है, सूखने पर कठोर और संकुचित हो जाती है। इसमें जल निकासी की कम होती है, यानी वहीं पर जल रुक जाता है। रासायनिक गुण क्या होता है? पोषक तत्वों को बांधने की उच्च क्षमता होती है, कैटायन विनिमय क्षमता इसमें अधिक होती है। सिल्ट का क्या अर्थ होता है? 0.05 से 0.002 मिलीमीटर आकार के मृदा कण से बनते हैं। बालू से छोटी और चिकनी मिट्टी से बड़ी होती है, महीन चूर्ण जैसी संरचना होती है, गीली होने पर साबुन जैसी चिकनी लगती है, जल धारण क्षमता मध्यम होती है, नदी के बहाव में जमा होती है। सैंड का अर्थ क्या होता है? सैंड या बालू 2.0 से 0.05 मिलीमीटर आकार के मृदा कणों से बनते हैं। भौतिक स्वरूप: कण नग्न आँखों से दिखाई देते हैं, खुरदुरी संरचना होती है, उत्तम जल निकासी होती है, जल धारण कम होता है क्योंकि पानी निकल जाता है, पोषक तत्वों को बांधने की क्षमता कम होती है, उर्वरता कम होती है। चलिए बात करते हैं अब मृदा में पोषक तत्वों का क्या अर्थ होता है। तो मृदा में पोषक तत्व वो होते हैं जो पौधों के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। मिट्टी, खाद और उर्वरकों से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों को हम प्राकृतिक पोषक तत्व कहते हैं। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त होने वालों को हम कृत्रिम स्रोत कहते हैं। प्रकृति में निरंतर परिसंचरण इनका होता है। सरल भाषा में समझिए, मृदा पोषक तत्व वे रासायनिक तत्व हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये मिट्टी से पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। साथियों आगे बात करते हैं पोषक तत्व कितने होते हैं। तो आप कहिए 17 पोषक तत्व होते हैं। 17 पोषक तत्वों को हम 3 भागों में बांटते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बताया है मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, एक भाग हम कह पाएंगे अन्य पोषक तत्व। तो मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन को इंग्लिश के कौन से अक्षर से दर्शाते हैं? तो N से, फास्फोरस को P से और पोटेशियम को K से। याद रखिए, पोटेशियम हमको P से ऐसा सुनाई देता है लेकिन K से उसको हम दर्शाते हैं। गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर।
सूक्ष्म पोषक तत्व 8 होते हैं साथियों। लोहा, मैंगनीज, जिंक, तांबा, बोरान, मोल्बिडेनम, क्लोरीन और निकल। अन्य पोषक तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। हमारे पर्यावरण में जो जल और हवा होती है उसी से हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल जाता है। लेकिन अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें जैविक खाद या रासायनिक खाद का उपयोग करना पड़ता है। साथियों, इस स्लाइड को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके नाम अच्छे से याद रखिए, 17 के 17 याद रखिए। आप चाहे तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बोल दीजिए, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और फिर लोहा, मैग्नीज, जिंक, तांबा, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल आदि के बारे में बात करिए और समझा है। देखिए, मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन किस काम में आता है? पत्तियों के विकास और हरे रंग के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फास्फोरस किस काम में आता है? तो जड़ों के विकास और पुष्पन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऊर्जा हस्तांतरण में सहायक होता है। पोटेशियम किस काम में आता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। पानी और पोषक तत्वों को यह हमें उपलब्ध कराता है, ऐसा हम बता सकेंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं। गौण पोषक तत्व किस काम में आते हैं? कैल्शियम कोशिका भित्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। पौधों की वृद्धि और विकास में सहायता देता है। सल्फर किस काम में आता है? प्रोटीन और विटामिन के निर्माण में सहायक होता है। पौधों के विकास के लिए आवश्यक होता है। मैग्नीशियम किस काम के लिए आता है? क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। साथियों, प्रकाश संश्लेषण को भी आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। क्लोरोफिल क्या होता है उसको भी बहुत ध्यान से समझ लीजिए, उस पर भी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछेंगे। सूक्ष्म पोषक तत्व वो तत्व होते हैं जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। नाम अच्छे से याद रखिए, पुनः दोहरा देते हैं आपके लिए। लोहा, जिंक, मैग्नीज, तांबा, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। साथियों, तांबा को हम अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं। शुरू में 16 पोषक तत्व थे, बाद में 17 पोषक तत्व हो गए। आपसे पूछा जा सकता है कि 17वां पोषक तत्व कौन सा है, तो आप बताइए। निकल 17वां पोषक तत्व है। उर्वरक प्रबंधन पर अगर हम बात करें कि उर्वरक प्रबंधन से क्या फ़ायदा होता है, क्या है, तो हम कहेंगे उर्वरक प्रबंधन से मिट्टी की दीर्घकालीन उत्पादकता बनी रहती है। संतुलन या संतुलित उर्वरक प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। मृदा परीक्षण के आधार पर ही हमको उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। आइए अब फास्फोरस की बात करते हैं। एक प्रैक्टिकल है आपका फास्फोरस पर आधारित। फास्फोरस क्या है? तो फास्फोरस एक आवश्यक मुख्य पोषक तत्व है। इसे हम पी लेटर से दर्शाते हैं और परमाणु तालिका में परमाणु संख्या 15 वाला ये रासायनिक तत्व है। प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है, अधिकतर ये फास्फेट खनिजों के रूप में मिलता है। कृषि की दृष्टि से क्या महत्व है? तो पौधों में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए अनिवार्य होता है। डीएनए और आरएनए का मुख्य घटक होता है। सरल भाषा में इससे क्या फायदा होता है? तो जड़ों के विकास के लिए, पुष्पन के लिए और फल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका फास्फोरस के द्वारा निभाई जाती है। फास्फोरस क्या है? एक रासायनिक तत्व है, एक आवश्यक पोषक तत्व है, एक जैविक यौगिक है और मिट्टी में उपस्थित होता है। फास्फोरस का क्या महत्व होता है? तो ये डीएनए, आरएनए और फास्फोलिपिड्स का अनिवार्य हिस्सा है। ऊर्जा हस्तांतरण, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित और हस्तांतरित करता है। जड़ का विकास करता है, मजबूत जड़ प्रणाली के विकास को प्रोत्साहित करता है। प्रजनन विकास करता है, यानी पुष्पन, फलन और बीज निर्माण में सहायक होता है। ये सब बातें आप बताएंगे। अगली बात हम करते हैं मृदा चालकता। ये साथियों प्रैक्टिकल हैं सब आपके। मृदा चालकता का क्या अर्थ है? तो मृदा चालकता मृदा का वह गुण है जो बिजली या ऊष्मा के प्रवाह को प्रभावित करता है। इसको हम देसी सीमेंस प्रति मीटर में नापते हैं, DS/M। प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? नमी, लवण सांद्रता, जैविक पदार्थ और मिट्टी के कण के आकार से प्रभावित होते हैं कि मृदा चालकता अधिक रहेगी या कम। मृदा चालकता का मापन विशेष मृदा परीक्षण उपकरणों द्वारा किया जाता है। सिंचाई और खाद प्रबंधन में मदद करती है। सरल भाषा में याद रखिए। महत्व क्या होता है मृदा चालकता का?
उचित मृदा चालकता पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। अधिक चालकता से पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित हो सकता है। संतुलित चालकता मृदा के स्वास्थ्य का संकेतक है, यानी मृदा स्वस्थ बनी रहेगी। अत्यधिक लवणता मृदा के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उचित चालकता से उच्च फसल उत्पादन सुनिश्चित होता है। असंतुलित चालकता से फसल की पैदावार कम हो जाती है। मृदा कंडीशनर क्या होते हैं? तो देखिए, मृदा कंडीशनर वह पदार्थ होते हैं जो मिट्टी की भौतिक स्थिति में सुधार करते हैं। कौन कौन से उदाहरण बता सकेंगे? जैसे जैविक खाद मृदा कंडीशनर के रूप में उपयोग होती है, कंपोस्ट खाद, अजैविक पदार्थ जैसे जिप्सम, चूना आदि भी मृदा कंडीशनर के रूप में उपयोग करते हैं। मिट्टी में मिलाकर या ऊपरी परत पर छिड़क कर हम मृदा कंडीशनरों का प्रयोग करते हैं। क्या कार्य करते हैं मृदा कंडीशनर? जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं और मिट्टी की संरचना को सुधारते हैं। क्या महत्व है? मिट्टी के कणों को बेहतर बनाते हैं, जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं, सूक्ष्म जीवों को प्रोत्साहन करते हैं, लाभकारी सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं और फसल की उपज में वृद्धि होती है। अगला प्रैक्टिकल देखते हैं, अंतर फसल प्रणाली क्या होती है? एक साथ कई फसलें उगाने की व्यवस्था को अंतर फसल प्रणाली कहते हैं। एक ही खेत में एक साथ विभिन्न फसलों को उगाते हैं। विभिन्न प्रकार के पैटर्न होते हैं, पंक्ति अंतरण, पट्टी अंतरण या मिश्रित अंतरण में लगाई जा सकती है। विभिन्न पौधे मिट्टी के अलग अलग स्तरों से पोषक तत्व लेते हैं। सरल भाषा में एक ही खेत में एक साथ विभिन्न फसलें उगाने को अंतर फसल प्रणाली कहते हैं। अंतर फसल प्रणाली के क्या लाभ होते हैं? तो कीट नियंत्रण होता है। कीटों को प्राकृतिक शत्रुओं को आकर्षित करके कीट नियंत्रण में मदद करते हैं। मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं, उसकी संरचना में सुधार करते हैं, उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं, प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, पानी के उपयोग की दक्षता को बढ़ाती है अंतर फसल प्रणाली। रबी की प्रमुख अंतर फसल कौन कौन सी होगी? यानी रबी में हम कौन कौन सी फसल एक साथ बो पाएंगे? तो आप कहिए, गेहूं के साथ सरसों या गेहूं के साथ चना, जौ के साथ मटर या गेहूं के साथ मसूर अंतर फसल प्रणाली के रूप में उपयोग कर सकते हैं। खरीफ में कौन कौन सी? तो मक्का के साथ सोयाबीन, कपास के साथ मूंग, ज्वार के साथ अरहर या तुअर का उपयोग हम कर सकते हैं। साथियों, याद रखिए, जायद की प्रमुख अंतर फसल कौन सी होती है? तो मुख्य फसल ककड़ी है, उसके साथ तरबूज बो सकते हैं। कई बार मक्का को भी जायद फसल के तौर पर उगाया जाता है। वैसे वो खरीफ की फसल है तो उसमें लौकी बो दीजिए। भिंडी के साथ खरबूजा, सूरजमुखी के साथ मूंग, यद्यपि मूंग खरीफ की फसल है। अंतर फसल के क्या लाभ होते हैं? आर्थिक फायदा होता है। एक ही भूमि से अधिक प्रकार की फसल प्राप्त होती है। जोखिम कम होती है। यदि एक फसल खराब हो गई तो दूसरी फसल अच्छी हो सकती है, उससे आय बढ़ती है। कीट और रोग प्रबंधन होता है। कीटों और रोगों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित कर पाते हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य इससे अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे जैविक खाद का क्या अर्थ होता है। पौधों और जानवरों या मानव अपशिष्ट से प्राप्त प्राकृतिक खाद को जैविक खाद कहते हैं। यह पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है। कुछ प्रकार बताइए तो कह देंगे कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, हरी खाद। महत्व क्या है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, लंबे समय तक प्रभाव रहते हैं। पुनः समझाते हैं, इन्हीं पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए बार बार आपको बता रहे हैं। जैविक खाद के प्रमुख उदाहरण कंपोस्ट, जैविक कचरे को विघटित करके बनाई जाती। साथियों, सड़ाने शब्द का प्रयोग मत कीजिए, विघटित शब्द का प्रयोग कीजिए तो अच्छा लगेगा। वर्मी कंपोस्ट केंचुए द्वारा जैविक कचरे को विघटित करके तैयार की जाती है। गोबर खाद पशु मल को विघटित करके तैयार की जाती है। हरी खाद हरी फसलों को मिट्टी में मिलाकर बनाई जाती है। अब थोड़ा विस्तार करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का क्या अर्थ है। तो केंचुए द्वारा जैविक कचरे के विघटन से तैयार खाद को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसको केंचुआ खाद भी कहा जाता है। केंचुओं को किसानों का भगवान भी कहा जाता है। पौधों के लिए पौष्टिक तत्वों का भंडार होती है। प्रक्रिया क्या है? केंचुए जैविक कचरे को खाते हैं और अपने शरीर से गुजारते हैं। इस प्रक्रिया से कचरा विघटित होकर उपजाऊ वर्मी कंपोस्ट में बदल जाता है। केंचुए पहले खाते हैं, फिर उत्सर्जित करते हैं, उसी से वर्मी कंपोस्ट बनती है। गुणवत्ता की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। इसमें लाभकारी सूक्ष्म जीव और एंजाइम भी पाए जाते हैं। इस स्लाइड को अच्छे से तैयार करिए।
वर्मी कंपोस्ट का महत्व क्या है? फसल का उत्पादन बढ़ता है, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, मृदा की संरचना सुधरती है, मृदा कंडीशनर के तौर पर ये काम करते हैं, जल धारण क्षमता भी हमारी साथियों बढ़ती है। आइए हम आगे बात करते हैं। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या चीज़ें चाहिएगी, इसको भी समझ लेते हैं। वर्मी बेड चाहिए। सबसे पहले हम सीमेंट से बना सकते हैं, मिट्टी का गड्ढा खोद सकते हैं, प्लास्टिक के ड्रम का उपयोग कर सकते हैं। आजकल हमें साथियों कपड़े का बना हुआ वर्मी बेड भी मिलता है, उससे हम तैयार कर सकते हैं। फिर उसमें जैविक कचरा मिलाएंगे। क्या क्या? फसल के अवशेष, सब्जी और फल के छिलके, गोबर आदि हम मिलाएंगे उसमें, अलग अलग लेयर बनाएंगे। फिर उसमें हम केंचुए छोड़ेंगे। अब कौन से केंचुए बहुत अच्छे होते हैं साथियों, याद रखने में कठिनाई होगी, पर याद रखिए कि हम आइसिनिया फोएटिडा या यूड्रिलस यूजेनी प्रजाति के केंचुए उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुनः पढ़ते हैं, आइसिनिया फोएटिडा या यूड्रिलस यूजेनी, आइसिनिया फोएटिडा यूड्रिलस यूजेनी प्रजाति के केंचुए हम उपयोग करेंगे। सुरक्षात्मक आवरण लगाएंगे, पुलाव या घास से छाया प्रदान करेंगे। नमी बहुत ज़रूरी होती है साथियों जब हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, क्योंकि अगर तापमान अधिक होगा तो केंचुए मर जाएंगे और वर्मी कंपोस्ट नहीं बनेगी। इसलिए जो हमारा बेड बनता है उस पर हम टाट से बने हुए कुछ थैले वगैरह बिछा देते हैं और पानी का छिड़काव करते हैं। केवल नमी बनी होनी चाहिए, दलदल जैसी स्थिति नहीं होना चाहिए। आपसे पूछे कि केंचुआ क्या होता है तो आप परिभाषा के तौर पर क्या बताएंगे कि केंचुआ एक अकशेरुकी प्राणी है। यह मिट्टी में रहता है, इसके शरीर में खंड होते हैं और गुलाबी लाल रंग का होता है। 2-3 चीज़ें याद रखिए, अकशेरुकी प्राणी, मिट्टी में रहना, शरीर में खंड होना, गुलाबी रंग का होना है। पारिस्थितिकी भूमिका क्या निभाता है? तो मिट्टी में सुरंगें बनाता है साथियों, ये ऊपर से नीचे मिट्टी में जाता आता रहता है, जिससे वायु का संचार बढ़ता है मिट्टी में। जैविक पदार्थों के विघटित करके मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। प्रजनन याद रखिए, केंचुए उभयलिंगी होते हैं, एक वर्ष में लगभग 300 से 400 बच्चे पैदा कर सकते हैं। तेजी से इनकी संख्या बढ़ती है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप है, इसे याद रख लीजिए साथियों। केंचुओं का किसानों के लिए क्या महत्व होता है? केंचुए जैविक कचरे को मूल्यवान खाद में बदल देते हैं, इसी को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारते हैं, उसकी भौतिक और रासायनिक संरचना बदलते हैं, अच्छी बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट और केंचुओं की बिक्री कर सकते हैं आप, अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। फसलों का स्वास्थ्य और उत्पादन भी इससे बढ़ता है, इससे भी फायदा होता है। देखिए और महत्वपूर्ण, केंचुओं के प्रकार याद रख पाएँ साथियों तो बहुत ही अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा, साथ ही लिखित परीक्षा में भी काम आएगा। देखिए इपिजिक, एंडोजिक और एनेसिक। इपिजिक नाम का जो प्रकार का केंचुआ होता है ये सतह पर रहते हैं, मिट्टी की ऊपरी परत पर कार्य करते हैं। अब इपिजिक टाइप के केंचुओं का अगर हमें उदाहरण देना पड़े तो आइसिनिया फोएटिडा, जिसको लाल केंचुआ कहते हैं, आइसिनिया एंड्रेई। एंडोजिक केंचुए कौन से होते हैं? मिट्टी की ऊपरी परत के नीचे रहते हैं, मिट्टी में सुरंग बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, नाम याद रखने में थोड़ी कठिनाई होगी, पढ़ने में भी कठिनाई होगी, लेकिन 2, 4, 10 बार इन्हें बोलिए, बार बार लिखिए। अपोरेक्टोडिया, कैलिजिनोसा, अपोरेक्टोडिया रोजिया, एक साथ पढ़ेंगे, अपोरोटेक्डिया रोजिया। मिट्टी की संरचना को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनेसिक केंचुए की बात करिए तो ये लंबे केंचुए होते हैं, गहरी लंबवत सुरंग बनाते हैं। इनका उदाहरण देखिए तो लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस, नाइट क्रॉलर, मिट्टी की गहरी परतों तक जैविक पदार्थों को पहुंचाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और इन्हें बार बार पढ़िए, याद रखिए। अब कौन से केंचुए वर्मी कंपोस्ट निर्माण करने की दृष्टि से सबसे अच्छे माने जाते हैं? तो देखिए आइसिनिया फोएटिडा यानी लाल केंचुआ। क्यों? क्योंकि तेजी से प्रजनन करता है और जैविक कचरे को जल्दी विघटित कर देता है। इस नाम को तो याद रख लीजिए कम से कम, आइसिनिया फोएटिडा। कभी आपकी परीक्षा लेने के लिए साइंस के प्रोफेसर साहब आते हैं, मैडम आती हैं, तो वो आपसे इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहीं भी पीछे मत रहिए, चाहे आप आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के, किसी के भी स्टूडेंट हों, अच्छे से तैयारी रखिए। यूड्रिलस यूजेनी, इसको हम अफ्रीकन नाइट क्रॉलर भी कहते हैं।
गर्म जलवायु में भी अच्छी तरह से पनप जाता है, आकार में भी यह बड़ा होता है। पेरियोनक एक्सक्वेटस भारतीय जलवायु के अनुकूल है, तेजी से जैविक पदार्थ खाता है, जितनी तेजी से खाएगा उतनी तेजी से उत्सर्जित करेगा, उतनी तेजी से वर्मी कंपोस्ट बनेगी। आपसे पूछा जाए कि केंचुए वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं, तो आप कहिए कि केंचुए अपने मुंह से जैविक कचरे को खाते हैं, फिर वह जैविक कचरा केंचुए के पाचन तंत्र से गुजरता है, आंतरिक प्रक्रिया करता है, फिर आंत में मौजूद सूक्ष्मजीवी और एंजाइम पदार्थों को विघटित करते हैं। उसके पश्चात केंचुए की मल पोषक तत्वों से भरपूर वर्मी कंपोस्ट के रूप में बाहर निकलती है। देखिए, पुनः पढ़ लीजिए। जैविक पदार्थों का सेवन करते हैं, आंतरिक प्रक्रिया से गुजारते हैं, सूक्ष्मजीवी प्रक्रिया होती है और कैस्टिंग से उत्पादन होता है, यानी जो उनका मल होता है, जैसे गाय, बैल, भैंस आदि से गोबर प्राप्त होता है, वैसे ही हमें केंचुए से जो मल प्राप्त होता है वही वास्तव में वर्मी कंपोस्ट के रूप में हमारे सामने आता है। वर्मी कंपोस्ट क्या भाव मिलता है, तो क्वालिटी के हिसाब से 8 से 15 रुपये प्रति किलो मिलता है, 400 से 700 रुपये क्विंटल मिल सकता है, 4000 से 7000 रुपये प्रति टन मिल सकता है। अब वर्मी वाश क्या होता है साथियों? तो वर्मी वाश वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया के दौरान निकलने वाला तरल पदार्थ है, गहरे भूरे रंग का होता है। इसमें केंचुओं के मल में मौजूद पोषक तत्व, सूक्ष्मजीवी और हार्मोन घुले होते हैं। पौधों के लिए बहुत लाभदायक होता है। वर्मी बेड से रिसने वाले तरल को एकत्र किया जाता है, कभी कभी पानी को केंचुआ खाद से छानकर भी बनाया जाता है, उसको वर्मी वाश कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वाश में क्या अंतर होता है? तो वर्मी कंपोस्ट ठोस होता है, वर्मी वाश तरल होता है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में मिलाया जाता है, वर्मी वाश पत्तियों पर छिड़का जाता है। वर्मी कंपोस्ट लंबे समय तक प्रभाव में रहता है, वर्मी वाश तत्काल प्रभाव दिखाता है। वर्मी कंपोस्ट दीर्घकालीन पोषक तत्व प्रदान करता है, वर्मी वाश सूक्ष्म जीवों की अधिक मात्रा को उत्पन्न करता है, सूक्ष्म जीवों की अधिक मात्रा इसमें होती है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। वर्मी वाश का महत्व पौधों के विकास में उपयोगी होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, फलों और फूलों की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है, इसका उपयोग करना आसान होता है। अब आइए साथियों, जीवामृत क्या होता है अच्छे से तैयार कीजिए, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो आप कहिए, जीवामृत एक प्राकृतिक तरल जैविक खाद है। इसमें सूक्ष्म जीवों की प्रचुर मात्रा होती है। मुख्य रूप से गाय के गोबर और गौमूत्र से तैयार किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों का यह प्राकृतिक विकल्प है, पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है, मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाता है। जीवामृत का महत्व क्या होता है? मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसको अपन नत्रजन स्थिरीकरण भी कह सकते हैं, उसके जीवाणुओं को बढ़ाता है। नाइट्रोजन को हिंदी में नत्रजन कहते हैं। मिट्टी और पौधों की रोग नियंत्रण की क्षमता को बढ़ाता है, जड़ों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जीवामृत की। ये अत्यंत उपयोगी स्लाइड है कि जीवामृत तैयार करने के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री चाहिए। गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़ और दाल का आटा यानी बेसन। 10 किलोग्राम ताज़ा गोबर, दुधारू देशी गाय का गोबर सर्वोत्तम होता है। 5 से 10 लीटर गौमूत्र, इससे कई लाभकारी तत्व पाए जाते हैं। 1 किलोग्राम गुड़, जो सूक्ष्म जीवों के लिए कार्बन का स्रोत है, उसको खाएंगे वृद्धि होगी। 1 किलोग्राम बेसन, ये प्रोटीन के रूप में नाइट्रोजन प्रदान करता है। गुड़ और बेसन इसलिए मिलाते हैं ताकि सूक्ष्मजीवी तेजी से बढ़े, और जब सूक्ष्मजीवी तेजी से बढ़ेंगे तो वो अच्छे होंगे और हमारी फसलों के लिए अधिक उपयोगी जीवामृत होगी। जीवामृत कैसे तैयार करते हैं? आपने तैयार करते हुए देखा है? तो आप उत्तर दीजिए हाँ जी, तैयार करते हुए देखा है। कृषि विज्ञान केंद्र पर कैसे तैयार करते हैं? पहले मिश्रण तैयार करते हैं। 10 किलो ताज़ा गोबर, 5-10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और मुट्ठी भर मिट्टी भी मिलाते हैं। वन क्षेत्र की लाई हुई मिट्टी या ऐसी मिट्टी जिसमें रासायनिक खाद या रासायनिक कीटनाशक नहीं है, उसको मिलाते हैं। 200 लीटर पानी में उपरोक्त मिश्रण को मिलाया जाता है। फिर इस मिश्रण को छाया में 48 घंटे के लिए रखा जाता है। दिन में 3-4 बार मिश्रण को हिलाया जाता है। 48 घंटे बाद जीवामृत सिंचाई में पानी के साथ
हम खेत में प्रयोग कर सकते हैं। 48 घंटे में ही हमारा जीवामृत तैयार हो जाता है। पूछा जा सकता है कि जीवामृत कितनी देर में तैयार हो जाता है, तो आप बताइए कि 48 घंटे में तैयार हो जाता है। कहाँ रखना है? छाया में रखना है, बताइए। अब इसी से मिलता जुलता बीजामृत। बीजामृत क्या होता है? देखिए, बीजामृत एक प्राकृतिक बीज उपचार का साधन है। बीजों को बोने से पहले काम में लिया जाता है। बीजामृत में बीजों को भिगोकर कुछ समय रखा जाता है, जिससे बीजों का उपचार होता है। काय से बनता है? गाय के गोबर और गौमूत्र से बनाया जाता है। कुछ अन्य सामग्री भी मिलाई जाती है, जैसे चूना और मिट्टी। क्या काम करता है बीजामृत? बीजों को रोगों से बचाता है। बीजों की अंकुरण दर बढ़ती है। पौधों की शुरुआती वृद्धि में बढ़ावा देता है। बहुत ही बढ़िया ढंग से आप समझ पाएंगे सरल भाषा में। बीजामृत का क्या महत्व है? बीजों को सुरक्षित रखता है। मिट्टी से जो रोग बीजों तक पहुंचते हैं उससे बचाता है। फंगस से जो रोग बीजों में लग सकते हैं उससे भी सुरक्षा प्रदान करता है। अंकुरण की दर और गति में वृद्धि करता है। पौधों के प्रारंभिक विकास को बढ़ावा करता है। मजबूत अंकुरण विकसित होता है। अंततः फसल के समग्र उत्पादन में वृद्धि करता है। फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। बीजामृत तैयार करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? 5 किलोग्राम गाय का गोबर, ताज़ा गोबर का उपयोग कीजिए। 5 लीटर गौमूत्र, ताज़ा गौमूत्र बेहतर परिणाम देता है। 50 ग्राम चूना अम्लता को संतुलित रखता है। 50 ग्राम एक मुट्ठी पुरानी मिट्टी, इसमें लाभकारी सूक्ष्मजीव का स्रोत होती है, जिससे सूक्ष्मजीव पनपते हैं। अब जीवामृत और बीजामृत एक जैसे साउंड करते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि जीवामृत और बीजामृत में अंतर बताइए। तो आप कहिए कि जीवामृत मृदा में प्रयोग किया जाता है और फसल के पूरे जीवन काल में उपयोग में लिया जा सकता है, जबकि और देखिए, जीवामृत अधिक मात्रा में बनाया जाता है। 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर का उपयोग होता है। इसके विपरीत बीजामृत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बीजों पर उपयोग किया जाता है और केवल बोने से पहले एक बार ही उपयोग किया जाता है, जबकि जीवामृत फसल प्राप्त होने के पूरे जीवन काल में कई बार उपयोग में लाया जाता है। बीजामृत कम मात्रा में बनाया जाता है। 20 लीटर पानी में 5 किलो गोबर का उपयोग किया जाता है। अब अंतर आप समझ गए होंगे साथियों। इसी से मिलता जुलता संजीवक क्या है? संजीवक एक तरल खाद है, जैव उर्वरक है। मुख्य रूप से गाय के गोबर और गौमूत्र से बनाया जाता है। साथियों देखिए, सभी में हम गाय से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। गाय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, देखिए। संजीवक को जैविक संजीवनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पौधों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। क्या विशेषता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। लाभकारी सूक्ष्मजीव और विकास हार्मोन भी पाए जाते हैं। उपयोग क्या है? संजीवक का उपयोग सिंचाई के पानी में मिलाकर या पत्तियों पर छिड़काव के द्वारा किया जाता है। यह फसलों की वृद्धि, फूल और फल गठन को बढ़ावा देता है। संजीवक को अच्छे से याद कर लीजिए साथियों। संजीवक का महत्व क्या है? पौधों की वृद्धि और विकास में तेजी लाता है। संतुलित पोषक तत्व प्रदान करता है। मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। संजीवक तैयार करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए बच्चों? संजीवक बनाने के लिए 100 किलोग्राम ताज़ा गाय का गोबर, 100 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़ और पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इस तरह से इस सामग्री को मिलाया जाता है। प्रक्रिया क्या है? देखिए, एक बहुत बड़ा पात्र ले लीजिए, बड़ी कोठी टंकी ले लीजिए, या बड़े सीमेंट के गड्ढे में भी आप इसको बना सकते हैं। 100 किलो गोबर, 100 लीटर पहले गौमूत्र डाल दीजिए, फिर इसमें 300 लीटर पानी मिलाइए और अच्छी तरह से इसे हिला दीजिए। फिर इसमें गुड़ मिलाइए। 2 किलो गुड़ को पानी में घोलकर पहले मिश्रण बना लीजिए और फिर मिला दीजिए। गुड़ मिलाने से सूक्ष्म जीवों को ऊर्जा प्राप्त होगी, बड़ी संख्या में बढ़ेंगे। 10-15 दिनों तक इसे रोक लीजिए, इसका किण्वन हो जाएगा। प्रतिदिन इसे हिलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। 10-15 दिनों के बाद मिश्रण को छानकर तरल भाग अलग कर लेंगे। इस तरह से ये संजीवक तैयार हो जाएगा। देखो ना बच्चों, कितनी सरलता से आपको समझाया गया है, याद कर लीजिए। अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, प्रैक्टिकल के हिसाब से भी, रिटन एग्जाम के हिसाब से भी। पंचगव्य क्या होता है? पंचगव्य मतलब गाय से प्राप्त होने वाले 5 पदार्थों से मिलाकर जो बनाया जाता है, उसे पंचगव्य कहते हैं। आपसे पूछेंगे कौन कौन से 5 पदार्थ है, तो आप बताइए। दूध, दही, घी। ऐसे याद रखिए, दूध से दही बनता है, दही से घी बनता है। दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर। गाय का दूध पंचगव्य का प्रथम घटक है।
दूध से तैयार दही दूसरा घटक है। दूध से निकला हुआ शुद्ध घी गाय का तीसरा घटक है। ताज़ा गौमूत्र मिलाइए और ताज़ा आप गाय का गोबर भी मिलाइए। क्या महत्व है पंचगव्य का? पौधों की वृद्धि होती है, कीट का नियंत्रण होता है और मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखता है। फसल की क्वालिटी को बढ़ाता है, फसल का स्वाद, रंग और पोषण मूल्य को भी ये बढ़ाता है। भंडारण की अवधि को भी बढ़ाता है, यानी फसल को हम ज़्यादा समय तक भंडारण करके रख सकते हैं, खराब नहीं होगी। पंचगव्य तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री कितनी चाहिए? 5 किलो हमें गोबर चाहिए, 3 किलो हमें 3 लीटर गाय का घी चाहिए, 10 लीटर गौमूत्र चाहिए, 10 लीटर दूध चाहिए और लगभग 3-4 लीटर हमें दही भी चाहिए। देखिए, दही के लिए इसमें बताया गया है कि 10 लीटर दही की आवश्यकता होगी। याद रखिए 10 लीटर दही हमें पंचगव्य में मिलाना है। ये गाय से प्राप्त 5 वस्तुएं तो हमने मिला दी इसमें, दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र। इसमें कुछ चीज़ें और मिलाना होगी, याद रखिए। पूछा जाए कि इसके अलावा क्या मिलाएंगे तो अच्छा पंचगव्य तैयार होगा, तो कहिए 3 किलो गुड़, 12 पके केले, 3 लीटर नारियल पानी, 2 लीटर गन्ने का रस भी आवश्यक है। ऐसा मिला देने से हमारा पंचगव्य बहुत अच्छा बन जाएगा। तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? पहले दिन हम गाय के गोबर और घी को मिलाकर छाया में रखेंगे। प्रतिदिन सुबह शाम इस मिश्रण को हम हिलाते रहेंगे, 2 दिन तक रखे रहेंगे। फिर तीसरे दिन इसमें गौमूत्र और गाय का दूध का मिश्रण मिलाएंगे, फिर अच्छी तरह से हम इसे हिला देंगे। पहले दिन हमने क्या क्या मिलाया दोस्तों? गाय का गोबर और घी। तीसरे दिन हमने क्या मिलाया? उसमें गौमूत्र और गाय का दूध। एक साथ नहीं मिला देना, ध्यान रखिए, अलग अलग दिनों में उसे मिलाना है। विषम संख्या में दिन चल रहे हैं। 5वें दिन दही, गुड़, केले को पेस्ट के रूप में बदल देंगे, नारियल का पानी और गन्ने का रस मिला देंगे। ऐसा इन सब चीज़ों को मिलाते रहेंगे, फिर रोज़ उस मिश्रण को हम हिलाते रहेंगे। 15 दिनों तक हम इस तरह की प्रक्रिया करते रहेंगे। 15 दिनों के बाद पंचगव्य उपयोग के लिए तैयार होता है। आपसे पूछे कि पंचगव्य कितने दिन में तैयार होता है? 15 दिन में। क्या सभी सामग्री को एक साथ मिला देते हैं? नहीं भैया, एक साथ नहीं मिलाते हैं, इस क्रम से उसको मिलाते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, ठोस अपशिष्ट क्या होता है, उससे कैसे उर्वरक बनाया जाता है। तो ठोस अपशिष्ट ठोस अवस्था में त्यागा गया अनुपयोगी पदार्थ है, यानी ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था में होता है, जैसे घरेलू, कृषि, औद्योगिक या वाणिज्यिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला ठोस अपशिष्ट। उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे प्रकार, जैविक अवशिष्ट फसल के अवशेष, जैसे मान लीजिए आपने मक्का बोई, उसमें से भुट्टे तोड़ लिए, उसकी जो कड़बी है वो आपका ठोस अवशिष्ट हो गई। भोजन के अवशिष्ट या अपशिष्ट, भोजन करने के बाद जो सामग्री बच गई है, नहीं खा पा रहे हैं, वो भोजन अपशिष्ट हो जाएंगे। अजैविक अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु आदि। इन सब का उपयोग तो उर्वरक के तौर पर नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ का किया जाएगा। ग्रामीण अपशिष्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि अवशेष और पशु अपशिष्ट और रसोई अपशिष्ट प्राप्त होते हैं। अधिकतर जैविक प्रकृति के ये होते हैं बच्चों। साथियों, निरंतर हम बोल रहे हैं, कितना श्रम लगता होगा वीडियो बनाने में। आप देख लीजिए कितनी बार व्यवधान होता होगा, कितना बड़ा वीडियो बनता जा रहा है, पर आपके लिए बहुमूल्य धरोहर होगा। हमारे परिश्रम का आप लाभ उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्या ठोस अपशिष्ट को खाद में बदल सकते हैं? हाँ जी, वो जो निरर्थक सामग्री है हम उसको खाद में बदल सकते हैं। देखिए, पहले क्या करना पड़ेगा? संग्रह करें और छटाई करें। जैविक अपशिष्ट को एकत्र करें और अजैविक पदार्थों, प्लास्टिक, धातु आदि को अलग कर दें, और जो हमारा जैविक अपशिष्ट है उसको छोटे छोटे टुकड़े में आप बांट दीजिए। फिर कंपोस्ट पीट तैयार करें। जो आपका जैविक अपशिष्ट है, देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, इसे अलग अलग परत बनाएं। सूखा अपशिष्ट, हरा अपशिष्ट, मिट्टी और गोबर, ऐसी आप परत बना दीजिए। नमी बनाए रखने के लिए पानी छीटिए। विघटन और परिपक्वता के लिए 2-3 महीने तक पीठ को सप्ताह में एक बार पलटते रहिए। परिपक्व खाद काली, भुरभुरी और मिट्टी जैसी गंध वाली होगी। यानी आपको ठोस अपशिष्ट से खाद बनाने के लिए कितना समय चाहिए? उत्तर दीजिए, 2-3 महीने इसमें लग जाते हैं। और उसको हम बार बार पलटेंगे, सप्ताह में एक बार उसको हम पलटेंगे, 2-3 महीने में हम उसको 10-12 बार पलटेंगे। और फिर जो खाद बनेगी वो कैसी रहेगी? तो आप कहिए काली रहेगी, भुरभुरी रहेगी और उसमें मिट्टी जैसी गंध आएगी। इतना सारा पदार्थ उसमें अपघटित होगा, उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए, ये याद रखिएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है ये। किचन अपशिष्ट या रसोई अपशिष्ट का क्या अर्थ होता है?
रसोई में खाना बनाने और खाने के दौरान निकलने वाला अपशिष्ट किचन अपशिष्ट कहलाता है। उदाहरण सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, चाय की पत्ती, अंडे के छिलके, बचा हुआ खाना आदि। विशेषताएं: जैविक प्रकृति का होता है, जल्दी विघटित हो जाता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है। क्या उपयोग करेंगे? खाद बनाने के लिए उत्तम सामग्री होती है। कंपोस्टिंग से पर्यावरण संरक्षण होता है। किचन अपशिष्ट से खाद बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? रसोई अपशिष्ट से खाद बनाने के लिए एक कंटेनर यानी डब्बा चाहिए, या गड्ढे में बना सकते हैं। प्लास्टिक का भी हो सकता है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको इस स्लाइड में। इसके अलावा रसोई अपशिष्ट चाहिए, यानी जो छिलके वगैरह हैं सब्जियों के, फलों के। सूखी पत्तियाँ भी चाहिएगी, या तो सूखी पत्तियाँ ले लीजिए या अखबार के टुकड़े डाल दीजिए। थोड़ी सी मिट्टी चाहिएगी और पानी की आवश्यकता होगी। गंध कम करने के लिए हम इसमें लकड़ी का बुरादा भी डाल सकते हैं। देखो बच्चों, कितना बढ़िया बताया गया है आपको कि रसोई से प्राप्त होने वाली सामग्री सूखी पत्तियाँ, अखबार, थोड़ी सी मिट्टी और पानी की आवश्यकता होती है। लकड़ी का बुरादा डाल देंगे तो बदबू नहीं आएगी। किचन अपशिष्ट से खाद बनाने की प्रक्रिया क्या होगी? रसोई से निकलने वाली जैविक अपशिष्ट को पहले आप एक अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लीजिए। मांस, मछली, डेयरी उत्पाद और तेली पदार्थ इसमें नहीं डालेंगे, याद रखिएगा। मांस, मछली, डेयरी उत्पाद का मतलब होता है पनीर वगैरह। कंपोस्ट बिन तैयार करें। कंपोस्ट बिन में पहले सूखी पत्तियां डालेंगे। सबसे पहले सूखी पत्तियां नहीं हैं तो अखबार की परत बिछा दें। हर जगह सूखी पत्ती मिल जाती है, इसलिए सूखी पत्तियां बिछाइए। इसके बाद रसोई अपशिष्ट की परत डालें, फिर सूखी सामग्री से ढकें। सप्ताह में एक बार मिश्रण को हिलाते डुलाते रहें। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा पानी भी छिड़कें। मिश्रण नम होना चाहिए पर गीला नहीं, याद रखिए। नमी रहना चाहिए, कीचड़ नहीं रहना चाहिए। ढक्कन से ढककर रखें। कितने दिन में तैयार हो जाएगी खाद? 2 से 3 महीने लगेंगे बच्चों। तैयार खाद कैसी दिखाई देगी? देखिए साथियों, देखिए कितना बढ़िया इसमें दिखाई दे रहा है। इमेज में देखिए, राइट साइड में देखिए, पहले हमने छिलके इकट्ठे किए, कंटेनर में उसको मिलाया, कंटेनर में उसको मिलाते रहे, और बाद में जो खाद बनेगी देखिए लास्ट में किस तरह से मिट्टी की तरह ये खाद हो जाएगी। इसको हम बगीचे में, गमले में, कहीं भी उपयोग में लाएंगे। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ा कठिन लगता है आर्ट्स के बच्चों को, एजोटोबैक्टीरिया जैव उर्वरक क्या होता है? तो आपसे पूछे जैव उर्वरक कौन कौन से होते हैं, उसमें आप एजोटोबैक्टीरिया का नाम भी बताइए साथियों। परिभाषा: एजोटोबैक्टीरिया ऐसे स्वतंत्र जीवाणु हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। इन्हें जैव उर्वरक के रूप में खेतों में प्रयोग किया जाता है। तो क्या है एजोटोबैक्टीरिया? स्वतंत्र जीवाणु हैं। कहाँ मिलते हैं? वायुमंडल में मिलते हैं। ये मुक्त अवस्था में वायुमंडल में भी मिलते हैं, मिट्टी में भी रहते हैं। पौधों के साथ सहजीविता संबंध नहीं बनाते हैं। एजोटोबैक्टीरिया पौधों के साथ सहजीवी संबंध नहीं बनाते हैं। कौन बनाता है? आगे आएगा। मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और लाभ क्या है इससे? ये याद रखिए, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। एजोटोबैक्टीरिया से कौन सा पोषक तत्व बढ़ेगा? तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी। विकास हार्मोन का उत्पादन करते हैं, फसल की वृद्धि और उत्पादन बढ़ाते हैं, मिट्टी की उर्वरता को भी ये बढ़ाते हैं बच्चों। एजोटोबैक्टीरिया जैव उर्वरक कैसे काम करता है? देखिए, एजोटोबैक्टीरिया जैव उर्वरक को बीजों पर या मिट्टी में प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में प्रवेश हुआ उसका, मिट्टी में जीवाणु तेजी से बढ़ते हैं और जड़ क्षेत्र में बस जाते हैं। देखिए, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एजोटोबैक्टीरिया जड़ों के साथ स्थित दिखाई दे रहे हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजेनम एंजाइम द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं या नाइट्रेट में बदलते हैं। इसी को हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सरल भाषा में कह सकते हैं। फिर नाइट्रोजन पौधों को उपलब्ध होता है और विकास हार्मोन पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं। सहजीवी जैव उर्वरक किसको कहते हैं? अब समझिए सरल भाषा में। विशिष्ट सूक्ष्मजीव जो पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, उन्हें सहजीवी जैव उर्वरक कहते हैं। ये सूक्ष्मजीव होते हैं, पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, यानी इन सूक्ष्मजीवों से पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और पौधों से सूक्ष्मजीवों को जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें मिलती हैं। देखिए, अब पौधे सूक्ष्मजीवों को रहने की जगह और कार्बन का स्रोत प्रदान करते हैं। पौधे क्या प्रदान करते हैं? रहने की जगह और कार्बन का स्रोत प्रदान करते हैं। बेहतर विकास होता है। पौधे और सूक्ष्मजीव दोनों को पारस्परिक लाभ मिलता है एक दूसरों से। पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। सूक्ष्मजीव पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
सहजीवी जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं जो पौधों के साथ पारस्परिक लाभदायक संबंध बनाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं नाम सहजीवी जैव उर्वरक, तो याद रखिए राइजोबियम और माइकोराइजा। कौन सा सहजीवी जैव उर्वरक नहीं है, तो एजोटोबैक्टीरिया नहीं है। कौन से हैं, तो दो नाम हमारे पास है, राइजोबियम और माइकोराइजा। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। आपसे पूछे राइजोबियम क्या है, तो आप कहिए एक बैक्टीरिया है। कहाँ पर होता है? फलीदार पौधों की जड़ों में गांठें बनाता है। यह फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। पौधा इसको कार्बन देता है और बैक्टीरिया पौधे को नाइट्रोजन देता है। पौधों की जड़ों पर गांठें बनाता है, इन्हीं में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। गांठों को नॉड्यूल्स कहा गया है साइंस की भाषा में। याद रखिए, साइंस के प्रोफेसर आ गए तो पूछेंगे नॉड्यूल्स क्या होते हैं, तो बता दीजिए कि पौधों की जड़ों पर गांठें होती है, वहीं पर राइजोबियम होता है। कहाँ पर होता है? फलीदार पौधों में यह होता है। मूंग, सोयाबीन, चना, मटर जैसे फलीदार पौधों पर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया प्रभावी होता है। राइजोबियम कैसे कार्य करता है? देखिए, पहली इसकी स्टेप होती है संक्रमण। राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों के रोम में प्रवेश करता है। फिर गांठ का विकास, जड़ों पर गांठें विकसित होती है जिनमें ये बैक्टीरिया रहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, गांठों में बैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तन करते हैं। पोषक तत्वों का आदान प्रदान, पौधा बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट्स देता है और बदले में नाइट्रोजन प्राप्त करता है। लाभ क्या होता है? फसल उत्पादन बढ़ता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। माइकोराइजा क्या होता है, इसको समझ लीजिए साथियों। ये कठिन पढ़ते हैं, पुनः दोहरा रहे हैं आर्ट्स के बच्चों को। तो माइकोराइजा, राइजोबियम, एजेटोबैक्टीरिया, इन सबको अच्छे से याद रखिए। माइकोराइजा की परिभाषा क्या है? तो माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है जो पौधों की जड़ों और कवक के बीच में होता है। माइको का अर्थ होता है कवक और राइजा का अर्थ होता है जड़। याद रखिए, कोई पूछे माइकोराइजा क्या होता है, तो आप कहिए कि माइकोराइजा दो शब्दों से मिलकर बना है, माइको और राइजा। माइको का अर्थ है कवक और राइजा का अर्थ है जड़। अब प्रकार देखिए, दो प्रकार के मुख्य रूप से बताए गए यहाँ पर, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा जड़ के बाहर रहते हैं और एंडोमाइकोराइजा जड़ में अंदर प्रवेश कर लेते हैं। लगभग 90% पौधे प्रजातियां माइकोराइजा संबंध बनाती है। यह पौधों की प्राकृतिक स्थिति है, अपवाद नहीं। क्या क्या याद रखना है? माइकोराइजा क्या है? सहजीवी संबंध है। किनके बीच में सहजीवी संबंध है? पौधों की जड़ों और कवक के बीच में। शाब्दिक अर्थ क्या है? तो माइको का अर्थ है कवक और राइजा का अर्थ है जड़। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक्टोमाइकोराइजा जो जड़ के बाहर होते हैं, एंडोमाइकोराइजा जो जड़ के अंदर प्रवेश करते हैं। कैसे कार्य करता है माइकोराइजा? पौधों का विकास करता है। बेहतर पोषण से पौधों का विकास तेज होता है। कवक जड़ों की पहुंच से दूर होती है, लेकिन माइकोराइजा चूंकि उसके बीच में सहजीवी संबंध बनाता है तो पोषक तत्व अवशोषित कर पाता है। विस्तारित नेटवर्क बनाता है। कवक तंतु मिट्टी से दूर तक फैले रहते हैं और दूर दूर के पोषक तत्व को संग्रहित करके प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं आपस में। याद रखिए, बार बार कहा जा रहा है, पौधे कवक को कार्बन देते हैं और कवक पौधों को पोषक तत्व विशेषकर नाइट्रोजन देते हैं। अगला प्रैक्टिकल देखिए, फास्फेट घुलनशील सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक क्या होते हैं? ऐसे सूक्ष्मजीव जो अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील रूप में बदलते हैं, ऐसे ही सूक्ष्मजीवी को फास्फेट घुलनशील सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक कहते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में है लेकिन अघुलनशील है। अब उसको घुलनशील में कैसे बदलेंगे? ये सूक्ष्मजीव उसको घुलनशील में बदल देंगे, जिससे कि पोषक तत्व पौधों तक पहुंच जाएगा। क्या क्रियाविधि है? जैविक अम्ल उत्पन्न करके अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील बनाते हैं। प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं? बेसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलम प्रमुख फास्फेट घुलनशील सूक्ष्मजीव है। बच्चों थोड़ा कष्ट करो, याद कर लो। बेसिलस, स्यूडोमोनास और एस्परजिलस प्रमुख फास्फेट घुलनशील सूक्ष्मजीव है। अब आओ, कोकोनट कंपोस्ट का क्या अर्थ होता है? कोकोनट को बच्चों हिंदी में नारियल कहते हैं, तो नारियल के छिलके और रेशों से बनाई जाने वाली खाद को ही हम कोकोनट कंपोस्ट के रूप में जानते हैं।
क्या विशेषता होती है? जल धारण क्षमता अत्यधिक होती है, हवादार होती है, हल्की होती है, पौधों के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करती है। लाभ क्या होते हैं? मिट्टी की संरचना में सुधार करती है, पानी की बचत करती है, पौधों की जड़ों का विकास को बढ़ावा देती है। नारियल के उपयोग के अवशिष्ट का हम उपयोग करते हैं। गोबर खाद क्या होती है? किसी भी पशु के गोबर से बनने वाली खाद को हम गोबर खाद कहते हैं, लेकिन गाय के गोबर से बनने वाला गोबर खाद ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। गाय के गोबर से तैयार की गई खाद गाय, भैंस और बैल आदि सभी पशुओं का गोबर यूज़ किया जा सकता है। तैयारी गोबर का विघटन करने की तैयारी की जाती है। कौन से पोषक तत्व होते हैं इसमें? याद रखिए, गोबर खाद में कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश इसमें मुख्य रूप से होता है। गोबर खाद का महत्व क्या है? भारतीय कृषि की प्राचीन और महत्वपूर्ण ये उसका हिस्सा है। प्राचीन काल से हम गोबर खाद का उपयोग कर रहे हैं। तैयार करने की क्या प्रक्रिया होती है? ताज़ा गोबर को एकत्र करते हैं, गौशाला से या पशुओं से हम गोबर को प्रतिदिन इकट्ठा करते हैं, ढेर बनाते हैं। देखिए हम इमेज में दिखाई दे रहा है। एक निश्चित स्थान पर गोबर का ढेर लगाते हैं। इसमें सूखे पत्ते या फसल का अवशेष भी हम मिला सकते हैं। 3 से 6 महीने तक इस ढेर को विघटित होने देना होता है। समय समय पर पानी भी छिड़कना होता है और उसे अलटते पलटते भी रहना चाहिए। 3 से 6 महीने में हमारी गोबर खाद तैयार होगी। गहरे रंग की होगी, भुरभुरी होगी और इससे अच्छी गंध वाली खाद तैयार होगी। शुरू में देखिए गोबर से बदबू आएगी आपको, लेकिन जब वो विघटित हो जाएगा, इतना समय लग जाएगा, तो उससे गंध समाप्त हो जाएगी। तभी माना जाएगा कि गोबर खाद तैयार हो गई। FYM क्या होती है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो FYM का फुल फॉर्म होता है फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यानी खेत। FYM का पूरा नाम फार्म यार्ड मैन्योर होता है। खेत में पशुओं के गोबर, मूत्र और बिछावन के मिश्रण से बनने वाली खाद होती है। इसे खेत की जुताई के समय मिट्टी में मिलाया जाता है। 1 हेक्टेयर में 10 से 15 टन FYM को मिलाते हैं। 1 टन में 10 क्विंटल होता है। लाभ क्या होता है? मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार करता है। फसलों को लंबे समय तक पोषक तत्व प्रदान करता है। साथियों, इस तरह से हमने सारे 22 प्रैक्टिकल इसमें कवर किए हैं। जैविक खेती के कंसेप्ट वाले एस्पेक्ट भी कवर किए हैं। वीडियो आपको 1.5 घंटे का अधिक बड़ा लग सकता है, लेकिन जो 30 घंटे के प्रैक्टिकल में तैयार होता है उसका आप यहाँ बहुत अच्छा रिवीजन कर सकेंगे। जैविक खेती का अच्छा नॉलेज आपको हो जाएगा। रिटन एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल सब में फ़ायदा मिलेगा। इतनी मेहनत से वीडियो आप तक पहुंचा है, अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि इससे आपको क्या लाभ हुआ है, अपने साथियों तक साझा कीजिए। साथियों, इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में मुझे सहयोग दिया है, अवसर दिया है चैनल की संचालिका डॉक्टर प्रीति गुलवानिया जी ने। उनको और उनकी परिश्रमी टीम को बहुत बहुत आभार। आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।